हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो बेसिकली अपनी क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो आरएस मेंस की तो क्लास चल ही रही है, साथ में अपना टॉपिक जो चल रहा है वो यूनिट नंबर 2 चल रही है। मैं एक बार और आपको याद करा दूं। आरएस मेंस इकाई 2, सब्जेक्ट है अपना लोक प्रशासन, और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है शक्ति, सत्ता, वेदता, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। कल वाली क्लास में अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे कि कौन कौन से आ सकते हैं, और इसके आगे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन से बन सकते हैं। इसके बाद कल अपन ने क्लास में शक्ति के बारे में बेसिकली जान लिया कि शक्ति होती क्या है, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर शक्ति के प्रकार, मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं, शक्ति के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, ये कल वाली क्लास में अपने डिस्कस कर लिया। आज की जो बेसिकली अपन क्लास करने वाले हैं वो करेंगे शक्ति की विशेषताएं और लक्षण। एक क्वेश्चन 20 वर्ड का तो नहीं आएगा, शक्ति की विशेषताएं बताइए। 50 वर्ड का क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक 5 नंबर का। तो ये आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है कि साहब शक्ति की विशेषताएं क्या है। उस लक्षण पूछे तो भी एक ही बात है, विशेषताएं पूछे तो भी एक ही बात है। हेडिंग लगाएंगे आज से। जो क्लास अपन शुरू कर रहे हैं अभी वाली वो होगी विशेषताएं या लक्षण। ये देखो अपन को याद करना है कि शक्ति की विशेषताएं क्या होती है, लक्षण क्या होता है। इसका मतलब होता है कि शक्ति की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला होता है कि शक्ति संबंधात्मक होती है। इसका मतलब ये है कि एक यहाँ पे मालिक है, एक यहाँ पे मजदूर है। अच्छा, आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये मजदूर है और ये मालिक है? इनके संबंधों का पता इनकी शक्ति से चलेगा। ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा डोमिनेंस पावर किसके पास में होगा, मालिक के पास में। इसका मतलब ये है कि मालिक के पास में कंपेरेटिवली ज्यादा पावर है और मजदूर कम शक्तिशाली है। माता पिता का अपने पुत्र के साथ में संबंध हो, राजा का अपने सैनिकों के साथ में संबंध हो, इधर एसपी साहब खड़े हुए हैं और इधर कोई कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि साहब जो पावर है वो दो के बीच में संबंध बताती है। तो पहली जो अभी याद करना पड़ेगा अपन को, जैसे एसपी से ही ले लेते हैं, ताकि आपको क्या है कि ऐसे उठपटांग एग्जाम्पल लेके दिमाग में एक बार सेट कर लेंगे, ताकि आपकी कॉपी में जब आप उत्तर लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिखें और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। सबसे बेस्ट तरीका यही है। अपन यहाँ पे सीखेंगे, अपना जो फोकस रहेगा वो एसपी और कांस्टेबल को लेकर। अपन आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मैंने बताया, तो एक बच्चे का चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लिया था अपन ने कि एक बच्चे के पास में चॉकलेट है तो उसके व्यवहार को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ टेक्टिक लगा सकते हैं या फिर अपन उसको प्रभुत्व लगा सकते हैं, ये आपने सीखा। ठीक है, सही। एसपी और कांस्टेबल का जो रिलेशन है उस आधार पर अपन शक्ति के सारे लक्षण निकालने का प्रयास करेंगे, उठपटांग करेंगे, पर हाँ करेंगे। सबसे पहली शक्ति की जो विशेषता होती है संबंधात्मक। इसका मतलब क्या होता है कि जो पावर है, शक्ति है, वो या तो दो व्यक्ति या संगठन, शॉर्ट में लिखने पॉइंट वहां पे,
इनके बीच में संबंध मतलब संबंध स्पष्ट करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जैसे आप और आपका दोस्त है, दोनों ऑब्वियस सी बात है कि शक्ति के मामले में दोनों बराबर हैं। वो नहीं कि कौन ज्यादा बलशाली, वो नहीं। वैसे पावर के मामले में पावर एक अमूर्त उदाहरण है, वो तो फिर बल होता है, जिसके बहुत अच्छी बॉडी बना रखी हो तो बल है। पावर का मतलब ये एक अमूर्त उदाहरण है। तो आप दोनों दोस्त है बराबर के, इसका मतलब आपके संबंध ऑब्वियस सी बात है बराबर वाले होंगे। आपसे जो ज्यादा शक्तिशाली है आप उसके अधीनस्थ होंगे। ये अधीनस्थ और उच्च का संबंध स्थापित करती है। एसपी कांस्टेबल का पहला एग्जांपल आपको समझ में आएगा। एसपी ऊपर है, कांस्टेबल नीचे, दोनों के बीच में व्हाट इज रिलेशन, ये किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? शक्ति के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। औचित्यपूर्णता, इसको समझाते हैं आपको। औचित्यपूर्णता, देखिए औचित्यपूर्णता का मतलब होता है कि शक्ति का अगर कोई औचित्य नहीं है तो दमन बन जाता है। जैसे ये मार्केट है, इधर एक बाजार है, यहाँ पे एसपी साहब और कांस्टेबल दोनों निकले, दोनों के हाथ में बंदूक है और मार्केट में मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं। यहां वाले जो लोग हैं अच्छे लोग हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है उनको ये अच्छा लगेगा कि आज मार्च हो रहा है। और जो क्रिमिनल नेचर के लोग हैं ऑब्वियस सी बात है उनमें दहशत पैदा होगी कि हाँ पुलिस आज मार्च कर रही है। अब दूसरा एग्जांपल, एक डाकू टेररिस्ट है, कोई हिस्ट्री सीटर है, वो बंदूक लेके पूरे मार्केट से निकल रहा है, तो अच्छे और बुरे सारे लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? एक दमन का मैसेज जाएगा, क्योंकि उसका कोई औचित्य ही नहीं है कि वो एक बंदूक लेके मार्केट से मार्च कर रहा है। इसलिए पावर की दूसरी शक्ति विशेषता क्या होती है? औचित्यपूर्णता। क्योंकि औचित्य के अभाव में, क्या औचित्य है उसका, बंदूक लेके क्यों घूम रहे हो? औचित्य के अभाव में शक्ति जो है वो दमन बन जाती है। तो दूसरा पॉइंट औचित्यपूर्णता हो गया। आपको ऐसे याद करना है, एसपी साहब और ये दोनों खड़े, फिर ये मार्केट से निकले, तो औचित्य के अभाव में शक्ति दमन बन जाती है। ठीक। तीसरी बात, देखिए पावर जो है, शक्ति जो है, मैंने आपको बताया कि एक साइकोलॉजिकल अवधारणा है। तो शक्ति संचयात्मक होती है। इसका मतलब होता है कि शक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने का साधन है। साधन का मतलब ये होता है कि मैंने कल आपको बताया कि दूसरे के व्यवहार को परिवर्तन करना। इसका मतलब शक्ति है वो, या इस पॉइंट को भी एक बार सबसे लास्ट में लिखेंगे। संचात्मकता का मतलब होता है कि शक्ति जो है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होता है। पर एक चीज, विभिन्न रूप, शक्ति के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। पॉलिटिकल शक्ति भी हो सकती है, आर्थिक पावर भी हो सकता है, धार्मिक पावर भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल पावर भी हो सकता है, आइडियोलॉजिकल पावर भी हो सकता है, रिलीजियस पावर भी हो सकता है। शक्ति कई प्रकार की हो सकती है। इसलिए शक्ति की तीसरी विशेषता क्या लिखेंगे? शक्ति के अनेक रूप। एसपी साहब के कई सारे रूप हो सकते हैं। अभी आएंगे, फिर घर पे जाएंगे तो पापा के रोल में होंगे। कांस्टेबल भी घर पे जाएंगे तो पापा के रोल में होंगे, कोई बेटे के रोल में होगा, कोई भाई के रोल में होगा। इधर वो एसपी के रोल में है। तो अनेक रूप है शक्ति के। जैसे कौन कौन से रूप हो सकते हैं? आपके सब्जेक्ट के नाम लिख दो। धार्मिक, रिलीजियस शक्ति, इकोनॉमी वाले का लिख दो आर्थिक शक्ति, विज्ञान वाले का लिख दो तकनीक की शक्ति। ये हो गए शक्ति के अनेक रूप होते हैं। अगला जो बिंदु है वो है शक्ति परिस्थिति जन्य होती है। अपन कहते हैं ना कि हाँ भाई आज इनका पावर है, ये पावर में है, कल को वो पावर में होंगे, परसों कोई और पावर में होगा। तो शक्ति जो है वो परिस्थिति जन्य होती है।
शक्ति परिस्थिति पर निर्भर करती है कि कौन शोषक होगा, कौन शोषित होगा, ये सारा का सारा परिस्थिति जन्य होती है। जैसे 1947 से पहले भारत में, 1950 से पहले भारत में डेमोक्रेसी नहीं थी। उस समय बहुत सारे जो राजा थे, ऑब्वियस सी बात है कि वो राजा के रोल में थे। फिर 50 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और वो ही राजा प्रजा बन गया, मतलब उनके भी वोट की वही वैल्यू जितने एक सामान्य प्रजा के वोट की वैल्यू हुई। इससे ये समझ में आया कि जो पावर है ये परिस्थिति जन्य होता है। आज किसी के पास पावर है, कल किसी के पास पावर होगा, अनेक पावरफुल आए, अनेक पावरफुल चले गए, तो ये सारा का सारा परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो चौथा पॉइंट लिख के आएंगे परीक्षा में, शक्ति परिस्थिति जन्य होती है। शक्ति है ये परिस्थिति जन्य होती है, मतलब शक्ति परिस्थिति पर निर्भर करती है। पावर पावर परिस्थिति जन्य होता है, मैंने आपको बता दिया। अगला है कि शक्ति अमूर्त होती है, शक्ति दिखाई नहीं देती है सही में। बल, अब आप सोचो सर शक्ति दिखाई देती नहीं दिखाई देती है। जैसे अमूर्त रूप होता है, आपके सामने एक नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री खड़े हैं और दूसरी साइड में कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति खड़ा है, साधारण व्यक्ति खड़ा है, कोई भी साधारण व्यक्ति। उन दोनों को ऑस्ट्रेलिया में ले जाके छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया किसी गांव में जो दोनों को ही नहीं जानते हैं, उनको ये पूछा जाए कि बताओ इनमें ज्यादा शक्तिशाली कौन है, बलशाली नहीं, बल तो हो सकता है कि वो सामने वाले ने अच्छी जिम में जाके बॉडी बना रखी हो, दोनों खड़ा कर दिया और पूछा जाए कि इनमें ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो वो कहे कि सर ऐसे तो क्या पता चले। पहली बात तो परिस्थितियां निर्भर करती है, दूसरी बात इनके पास में सत्ता है कि नहीं वो निर्भर करता है, तीसरी बात है कि किस सेंस में शक्ति है वो निर्भर करता है। इसका मतलब शक्ति अमूर्त होती है, बल दिखाई देता, शक्ति दिखाई नहीं देती है। अगली विशेषता क्या लिखेंगे, शक्ति अमूर्त होती है। इसका मतलब शक्ति दिखाई नहीं देती है, शक्ति अमूर्त होती है, ये इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा, अगली विशेषता है शक्ति है वो अपने प्रयोग पर निर्भर करती है। प्रयोग पर निर्भर करने का मतलब होता है कि शक्ति का प्रयोग आप किस सेंस में कर रहे हैं, तो शक्ति का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है शक्ति। आप अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, बुरा प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए अगली विशेषता क्या होगी, शक्ति आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए, एक संचयात्मकता और लिख सकते हैं, संचयात्मकता। देखिए ऐसा हो सकता है कि इन 7 पॉइंट में से आपके 2 पॉइंट समझ में नहीं आए, समझ में आ गया वो तो ठीक ही है, नहीं समझ में आया उनको फिर बार बार याद करके याद कर लेना। उसको सामान्य भाषा में रट्टा मारना बोलते हैं, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन, अब वो कोई कहे कि मैं समझ के लिख के आऊंगा और कोई कहे कि नहीं मुझे 7 पॉइंट याद करने हैं, सही में आगे वो निकल जाएगा मेंस में जिसके 7 पॉइंट याद हैं। यहाँ समझने लायक कुछ खास बचता नहीं है। जब छोटे प्रश्न आते हैं 15 शब्द वाले, 50 शब्द वाले, इसमें क्या ही समझना, जिसके पॉइंट याद हो फटाफट लिख के आगे बढ़ जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट बनाने में, समझने में वो इतनी बात करें, तो एक बार आपको ये बात समझ में आ गई, अब इसको याद कर लीजिए, यह तरीका होता है मेंस करने का। तो शक्ति की विशेषताएं पहली संबंधात्मक होती है, तो एसपी कांस्टेबल का संबंध बताया। औचित्य पूर्णता, दोनों मार्केट में गए, अनेक रूप मार्केट में दिखाई दिए शक्ति के उन दोनों को। कांस्टेबल ने एसपी साहब को कहा कि देखो शक्ति परिस्थिति जन्य होती है सर, आज आप एसपी हैं, कल को रिटायर हो जाएंगे, एसपी नहीं रहेंगे। साथ ही साथ में एसपी साहब ने कहा कि भले ही शक्ति परिस्थिति जन्य होती है, पर देखो मेरे में अमूर्त शक्ति है, मैं शक्ति का कैसे भी प्रयोग कर सकता हूं। और संचयात्मकता अंतिम बिंदु। तो कुल मिला के एसपी साहब और कांस्टेबल साहब के रिलेशन से आपको यह समझ में आ जाएगा
पहली बात तो अब ऐसे यूटिलाइज करना है इसको, मेरे हिसाब से कोई ऐसे नहीं कि साहब इसको आप वो दिल पे ले लें। पहली बात तो ये कि साहब जो शक्ति जो होती है, पावर जो होता है, वो संबंध को बताता है, संबंधात्मक होती है। दूसरी बात ये होती है कि शक्ति के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। तीसरी बात है कि शक्ति अमूर्त होती है। चौथी बात है कि शक्ति परिस्थिति जन्य होती है। शक्ति प्रयोग पर भी निर्भर करती है कि आपने शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया। शक्ति संचात्मक होती है। और ये आपने याद कर लिया, परीक्षा में मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे आए 50 शब्द में, तो इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिखेंगे, शक्ति के लक्षण, एक तरीका तो ये हो गया कि यहां ऐसे सारे पॉइंट आप मेंशन करके आ गए और कुछ साथ में डिटेल भी लिख दी जो एक एक लाइन की अपने डिस्कस करी। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका, इधर लिख देते हैं क्वेश्चन को, लक्षण पूछे, आपने लिखा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6 और ऐसे पॉइंट लिख दिए। एक तरीका और हो सकता है, ये सारे तरीके आप लिख लीजिए। एक ही एक तरीके से एग्जामिनर बोर हो जाते हैं। लक्षण लिखा, ऐसे लिखा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। एक तरीका और हो सकता है, ये मुख्य पॉइंट, ये सब पॉइंट, ये वापस सब पॉइंट, ये वापस अलग पॉइंट, ये वापस अलग पॉइंट, इधर वापस फिर अलग पॉइंट। एक तरीका ये हो सकता है, इसको ट्री फॉर्मेट बोलते हैं। कुल मिला के आप इसको ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है, पॉइंट वाले क्वेश्चन का, ये शक्ति के लक्षण है, यहां से लक्षण आपने लिखे, लक्षण, और फिर एक ट्री, एक ऐसे से ट्री बना के और ट्री में पॉइंट निकाल दो आप। होगा कुछ नहीं इससे, पर इससे आपकी कॉपी एक अलग ही दिखेगी। और अलग दिखाना ही, अगर उसने पाव नंबर भी दे दिया 1/4 नंबर भी दे दिया, और ऐसे 5-4 क्वेश्चन में आपके पाव नंबर मिलके आपको 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, तो आपकी अगर 70वीं रैंक है तो आपकी रैंक 20वीं आ जाएगी, केवल ये कुछ करने मात्र से। क्योंकि 3-4 नंबर पे 40-45 रैंक इधर उधर हो सकती हैं मेंस में खासकर, तो इसलिए आप ये काम कर सकते हैं। ये हो गया शक्ति के लक्षण हो गए, शक्ति की विशेषताएं पूछे तो आप इनमें से कोई एक अच्छा डायग्राम, और मैंने बताया कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हैं, जो आपके क्रिएटिव माइंड में जो आता है, जो आप उत्तर लिखते हैं उसको आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या आपके लिए पर्टिकुलर ग्रुप बना देंगे, गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, ताकि आप वहां पे उत्तर अपना डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में और भेज भी सकते हैं। तो वो नंबर मैंने आपको बताए दिए थे, पिछली वाली क्लास में नंबर बताए हुए हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं और उसका एक ग्रुप बना देंगे ताकि आप आंसर लिखना शुरू कर दो। वापस बता देता हूं, 8,956,422। इसको मैं एक, ये अलग नंबर है तो इसको अपन ग्रुप में आपको मैं ऐड कर लूंगा ताकि आप अपने आंसर राइटिंग का अभ्यास अभी से शुरू कर दें। ठीक।
अब बात करते हैं अगले की शक्ति के प्रयोग के तरीके, कि शक्ति को आप कितने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब ये भी आपको याद रखना है कि शक्ति का प्रयोग का तरीका क्या क्या हो सकता है। शक्ति के प्रयोग के 4 तरीके हो सकते हैं, चारों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग, शक्ति के प्रयोग के तरीके। आप किस तरीके से शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। ये 4 तरीके हैं जिससे आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में ठीक ऐसे ही लिख के आना आपको, या तो 15 शब्दों में पूछेगा या 50 शब्दों में, बड़ा नहीं आएगा, बड़ा तो इस यूनिट से आ ही नहीं सकता। हाँ, दे दे तो 2 क्वेश्चन को जोड़ के ऐसे ही देखिए शक्ति की विशेषता बता दो, इसके लक्षण बताइए, तो अपने आप हो गया, पर वो छोटे से बड़ा बन गया। शक्ति प्रयोग के 4 तरीके हैं। या तो आग्रह करना किसी से विनम्रता के साथ में, ये भी एक तरीका है आग्रह करना। जैसे भारत को रूस से कुछ चाहिए और आपने आग्रह किया कि सर हमें चीज चाहिए, कोई परमाणु हथियार चाहिए, मिसाइल चाहिए, लड़ाकू विमान चाहिए, कोई हेलीकॉप्टर चाहिए, या कोई टेक्नोलॉजी चाहिए। आपने आग्रह किया विनम्रता के साथ में। तो दूसरे राष्ट्र के साथ जब 2 राष्ट्रों के बीच की बात होती है तो आग्रह ही होता है, पर वो भी शक्ति के प्रयोग का तरीका है। जैसे यहां पे इंडिया, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक फोन यूएसए का आया, एक फोन बरूंडी का आया, माली का आया। बहुत अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा देश है, या बरूंडी, चाड, घाना। यूएसए ने कहा कि सर हमें आपके भारत में बनने वाली कोरोना की वैक्सीन चाहिए। फोन किया और बहुत विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी को फोन लगाया कि सर हम थोड़ा सा दिक्कत में हैं, हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, और सर आपसे मेरा आग्रह है कि आप हमें वैक्सीन सप्लाई करें। एक मैसेज, एक कॉल आया माली का कि सर आग्रह है कि आप हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाएं। अपन एक ही देश को दे सकते हैं वैक्सीन केवल। अब बताओ किसको देंगे। ये तो आपको पता है क्यों, क्योंकि आग्रह कौन कर रहा है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, बात वो भी तो है। जैसे आपको फोन किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि मैं बाजरे की रोटी का बड़ा शौकीन हूं और आपके गांव के बाजरे की रोटी मुझे खानी है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आपसे मेरे लिए प्रोवाइड करवाएं। और एक गाड़िया लोहार कोई बच्चा आपके घर पे आकर कहा कि मेरी बाजरे की रोटी खाने की बहुत इच्छा है, तो मुझे बाजरे की रोटी चाहिए। अब असल में देखा जाए तो शक्तिशाली कौन है, केजरीवाल जी शक्तिशाली हैं। आप वो आग्रह भी कौन कर रहा है, डिपेंड उस पर कर रहा है। इसलिए शक्ति के प्रयोग का एक तरीका आग्रह हो गया, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए देके याद करा रहा हूं, आग्रह। दूसरी बात है कि किसी को पुरस्कार देना, जिसको लालच बोल सकते हैं। पुरस्कार भी शक्ति का एक प्रकार है, शक्ति के प्रयोग का एक तरीका है। भले ही आपके समझ में नहीं आए, पर किसी को पुरस्कार देता कौन है भाई। आपको कोई पुरस्कार दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे कमजोर हीन तो नहीं है पुरस्कार देने वाला। आपको घोषणा करी आज सरकार ने कि जो आरएस में टॉप करेगा उसको एक मर्सिडीज गाड़ी हमारी तरफ से मिलेगी। वो सही में शक्ति प्रयोग का तरीका है पुरस्कार देना। अब ये देने वाला कौन है, बात वो है। इसलिए पावरफुल हमेशा, ओबीएस बात है, पुरस्कार हमेशा ऊपर वाले की तरफ से आपको दिया जाता है। तो दूसरा तरीका पुरस्कार, तीसरा तो फिर आपका दंड, या तो आग्रह करो या किसी को पुरस्कार दो या किसी को दंड। इसका मतलब जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे राष्ट्र को दंड भी दे सकता है। जैसे पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट आग्रह किया
कि टेररिस्ट गतिविधियों को बंद किया जाना चाहिए, अफगानिस्तान को रिक्वेस्ट किया, पुरस्कार स्वरूप उनको आर्थिक सहायताएं दी, जब नहीं माने तो ऑब्वियस सी बात, फिर आपको पता है कि दंड भी एक शक्ति प्रयोग का तरीका है। तो दंड, दंड, अगर दंड से भी नहीं मानते तो फिर अंतिम क्या है, बल प्रयोग। ठीक है, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। तो अब वो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, बल प्रयोग। तो आग्रह, पुरस्कार, दंड और बल प्रयोग, ये चार तरीके हैं, ये चार तरीके हैं जो कि शक्ति के प्रयोग के तरीके। याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि शक्ति के प्रयोग के तरीके बताओ, तो आप कहना सर चार तरीके हैं। पहली बात आग्रह, दूसरा पुरस्कार, तीसरा दंड और बल प्रयोग। मेंस में उत्तर कैसे लिखेंगे, वैसे तो ये तरीका बेस्ट है, कोई और लगाना चाहे तो एक ऊपर लिख दीजिए आग्रह, ऐसे तीन कर दीजिए, इसमें पुरस्कार आ जाएगा, दंड आ जाएगा और बल प्रयोग। पुरस्कार, दंड और बल प्रयोग, ये चार तरीके हैं। ऐसा लिख सकते, कैसा भी लिख सकते, चार वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं शक्ति की सीमाएं क्या क्या है। हालांकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन आने की संभावना तो कम ही है कि शक्ति के प्रयोग की सीमाएं लिखिए, पर ऐसा 12वीं बोर्ड में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, शक्ति प्रयोग की सीमाएं बताइए। 2010-11 में मैं कोई पासबुक देख रहा था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा, तो वही प्रोफेसर आपकी को क्वेश्चन बनाएंगे। तो शक्ति प्रयोग की सीमाएं, अभी अपना अगला नेक्स्ट हेडिंग होगा कि शक्ति के प्रयोग की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। शक्ति थोड़ा सा बड़ा, आगे वाले छोटे हैं। शक्ति प्रयोग की सीमाएं, आपको क्या लगता है कि शक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या क्या सीमाएं हो सकती है। पहली सीमा तो ये हो सकती है कि जो पावर है ये अपने लक्ष्यों तक ही सीमित रहती है, शक्ति का आप वाइड यूज नहीं कर सकते, केवल और केवल आप किसी से बात मनवाना, दूसरे के आचरण को प्रभावित करने तक। तो शक्ति का लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्यों तक शक्ति सीमित रहती है। दूसरा, शक्ति का आप निरपेक्ष प्रयोग नहीं कर सकते, न्यूट्रल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तो संबंधात्मक है, इसलिए संबंधों पर निर्भर करती है, तो इसका निरपेक्ष यूज नहीं हो सकता। तीसरी बात है कि शक्ति बहुत सारी चीजों से, धर्म है, इतिहास है, नैतिकता है, मूल्य है आदि से शक्ति सीमित होती है। और शक्ति पर कई सारे प्रतिबंध भी आरोपित होते हैं, तो शक्ति आप खुल के प्रयोग नहीं कर सकते, शक्ति पर कई सारे प्रतिबंध या सीमाएं होती है। ये जबरदस्ती के पॉइंट है, पर मेंस में अगर आए शक्ति प्रयोग की सीमाएं लिखिए, कोई दो सीमाएं लिखिए, ऐसा आएगा तो आप पहला तो करेंगे कि इसका निरपेक्ष प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि ये संबंधात्मक है। तो एक पॉइंट तो ये आप लिख के आ जाएंगे, इसका निरपेक्ष प्रयोग संभव नहीं होगा, ये संबंधात्मक है। और दूसरा, अपने लक्ष्यों तक ही सीमित है। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं अभी। नंबर एक, क्योंकि ये संबंधात्मक है,
एक बात हो गई है। दूसरी बात, अपने लक्ष्यों तक ही सीमित है। ठीक। तीसरी बात, शक्ति प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। अगली बात, नैतिक, मूल्यात्मक, धार्मिक दबाव। कुछ नहीं, जबरदस्ती के पॉइंट है। शक्ति का निरपेक्ष प्रयोग संभव नहीं होता क्योंकि यह संबंधात्मक है। शक्ति प्रयोग अपने लक्ष्यों तक सीमित है। शक्ति प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध और नैतिक, मूल्यात्मक, धार्मिक दबाव होता है। ये पॉइंट सारे के सारे जबरदस्ती के हैं, ये आपको ध्यान रखने। अब अगली बात जो अपन देखेंगे वो देखेंगे शक्ति के वर्तमान समय में शक्ति कितने प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ देते, कोई काम का नहीं। शक्ति के प्रकार, अब मेरे हिसाब से शक्ति वाला आपके एक बार क्लियर हो गया कि ये पावर अपन ने डिस्कस कर लिया। इस पे जो 5-6 प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं, ये 5-6 प्रकार के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं। अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सत्ता या फिर अथॉरिटी। अब वाली जो क्लास करेंगे अपन करेंगे सत्ता। शक्ति में अगर इतना है तो आप जोड़ तोड़ करके मैंने समझा दिया, याद कर लीजिए, मेंस का उत्तर लिखिए हर एक। अब जो टॉपिक अपने लगाए उसको लिखिए, याद कीजिए, वैसा का वैसा उत्तर लिख दीजिए, वैसा का वैसा याद कर लीजिए, आपके फायदा हो जाएगा। अब अपन हेडिंग लगाएंगे सत्ता। अथॉरिटी, सत्ता। सत्ता है क्या? तो वही बात, याद पता किसको नहीं सत्ता क्या? 1000 बार अखबार में पढ़ते हैं, 1000 बार मीडिया की न्यूज सुनते हैं, हमें सत्ता में आने दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सत्ता है क्या? सत्ता, जैसे इधर देखिए, इधर सीएम साहब है और इधर वसुंधरा जी हैं। सत्ता में कौन है? अभी सीएम साहब है, गहलोत जी है, ये सत्ता में है। क्या एक्स्ट्रा हो गया इनके पास में सत्ता में है तो? निर्णय कौन ले सकता है? निर्णय ये लेंगे या लेंगे? अब कुछ कीवर्ड से याद कराता हूं आपको। निर्णय ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। इसका मतलब निर्णय लेना, आदेश कौन दे सकता है? ये दे सकते हैं। और उस आदेश का पालन करवाने की पावर किसके पास में? इनके पास। तो आदेश का पालन कराना, इसका मतलब ये आपका परिभाषा बन गई। सत्ता निर्णय लेना है और आदेश देने का तो अधिकार है और पालन की शक्ति है, इसी को सत्ता कहा जाता है। और फिर एक विचार का नाम आप फंसा के आ सकते हैं, ग्लेडन फंसा के आ सकते हैं कि ग्लेडन ने सत्ता संगठन का हृदय कहा है। बस, तो सबसे पहले निर्णय लेंगे, आदेश देंगे और उसका पालन करवाएंगे। 3 बातें सत्ता में आपको ध्यान रखनी है। इससे याद हो गया होगा आपके। तो देखिए, अब इसको परिभाषा के रूप में लिखेंगे। सत्ता को लेकर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? नंबर 1, सत्ता को परिभाषित करें। या सत्ता क्या है? समझाइए।
या सत्ता से आप क्या समझते हैं? इनमें से कोई सा भी पूछ ले आपको, एक ही उत्तर होगा। अब मैं वही कीवर्ड को वापस लिख रहा हूं, आपको एग्जैक्टली याद करना है। सत्ता, तो सत्ता पे लिखते हैं सत्ता। चलो लाल पेन से लिखते हैं ताकि और अट्रैक्टिव हो। निर्णय लेने, कोमा, आदेश देने का अधिकार तथा पालन करवाने की शक्ति है। आदेश का अधिकार, पालन की शक्ति, यह आपकी सत्ता की परिभाषा हो गई। पर यह परिभाषा से उसमें कुछ कमी लग रही है आपको? हाँ लग रही है। किसी विचार का नाम नहीं आया। तो जब तक आप पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, एथिक्स, इनमें उन विचारकों के नाम नहीं लिखेंगे ना, तब तक मजा आएगा नहीं। जैसे इस बात को एक बार मैं रोक लेता हूं। क्वेश्चन की अगर आप शुरुआत करते हैं तो अगर आपको मेंस में इतिहास का प्रश्न मिलता है तो अगर आप पास में कोई सन है उससे शुरुआत कीजिए। भूगोल का क्वेश्चन अगर मिलता है तो आपको मैप जरूर बनाना है। अगर आपको राजनीति विज्ञान का कोई क्वेश्चन संविधान का मिलता है तो उस आप अनुच्छेद जरूर लिखिए। अगर आपको कोई एथिक्स का क्वेश्चन मिलता है तो उस पर आप किसी उदाहरण का नाम जरूर लिखें, यानी एग्जाम्पल लिखें। और अगर आपको क्वेश्चन पबेड का मिलता है तो उस पर आप किसी विचारक का नाम जरूर लिखें। अगर आपको क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मिलता है, इकोनॉमिक्स का, तो आप कोई डाटा जरूर लिखें। इसका मतलब अगर आप मेंस का उत्तर लिख रहे हैं, आरएस मेंस का, तो अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो सन जरूर लिखे, कोई सन से आप जरूर लिखे उस क्वेश्चन में। अगर भूगोल का कोई क्वेश्चन है तो आप मैप जरूर बनाएं। अगर कोई संविधान का क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो उसमें आर्टिकल जरूर फंसा के आए। एथिक्स का कोई क्वेश्चन है तो कोई भी एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ रहा है वो जरूर लिखें। पबेड का कोई क्वेश्चन है तो आप विचारक से कोई किसी न किसी विचारक का, ग्लेडन है, लासवेल, कैटलिन है, अरस्तु है, वुड्रो विल्सन है, एल डी वाइट है, किसी का भी नाम जो आपको लग रहा है उस क्वेश्चन के लिए सुटेबल, उसका नाम लिखें। और अगर इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप कोई भी फैक्ट, एक डाटा जरूर लिखें अच्छे नंबर के लिए। चलिए अब वापस पीछे आते हैं अपन, और अपन पढ़ रहे हैं सत्ता के बारे में, अथॉरिटी के बारे में। तो देखिए, सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने का अधिकार है तथा पालन करवाने की क्या है, एक शक्ति है। अब वही विचारक का नाम, एक ग्लेडन नाम के विचारक हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता संगठन का हृदय है। तो लिखो ग्लेडन ने ऐसे लिखा, ग्लेडन के अनुसार सत्ता कोमा ये होते ही सत्ता की क्या पूरी हो गई, परिभाषा पूरी हो गई। अब बात करते हैं सत्ता की विशेषताओं की। तो अगली ये हो गई सत्ता, सत्ता की परिभाषा हो गई। अब लिखिए दूसरा पॉइंट, सत्ता की विशेषताएं। सत्ता की विशेषताएं,
एक बात जरूर देखने की, सत्ता का मतलब ऊपर से नीचे हायरार्कियल सिस्टम। सत्ता में कोई ऊपर होगा, कोई सत्ता में बैठे ऊपर के लोग, सत्ता में बैठे हुए नीचे के लोग, ऐसा आपने देखा होगा। अगली बात है कि सत्ता में टॉप पे तो एक ही होता है, नीचे कम लोग होते हैं। टॉप पे एक ही होता है, नीचे अधिक लोग होते हैं, ऐसा पिरामिड बनता है इसका। इसको समझ लो ताकि विशेषताएं आप बहुत आसानी से लिख दें। देखिए जैसे ये बनाया अपने ऐसे, कोई भी संगठन है इसमें सत्ता का जो प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि सीएम साहब हैं, उन्होंने अपना पावर डिप्टी सीएम साहब को दिया है, डिप्टी सीएम साहब ने हो सकता है किसी मिनिस्टर को सौंपा है। ये तो बहुत व्यवहारिक एग्जांपल। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछे आपको, कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि जो सत्ता होती है, उस सत्ता में जो संगठन है उसमें जो प्रत्यायोजन होता है, प्रत्यायोजन कल मैंने समझाया था, पावर सौंपना, वो नीचे से ऊपर सौंपा जाएगा, ऊपर से नीचे। तो हमेशा ध्यान रखना पॉलिटिकल या पब्लिक एड में प्रत्यायोजन नीचे से ऊपर कैसे सौंपा जा सकता है। कांस्टेबल एसपी साहब को पावर थोड़ी देगा, एसपी साहब कांस्टेबल को पावर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सत्ता में हमेशा जो प्रत्यायोजन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक बात है, एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरा, सत्ता जो है वो अधीनस्थों को कार्य सौंपेगी और उनसे निष्पादन करवाएगी। तो ये काम क्यों सौंप रहे हैं, क्योंकि अधीनस्थ क्या करेंगे, अधीनस्थ यहां पे कार्य करेंगे। अधीनस्थ क्या करेंगे, कार्य। एक बात तो हो गई ये, और उनसे कार्य करवाएंगे। तो सत्ता का यही दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरी विशेषता, कि जितने सारे जो अधीनस्थ हैं उनको काम सौंपेंगे, उनसे कार्य करवाएंगे। तीसरी बात यह है कि जब भी सत्ता का जो ये संगठन बनेगा, ये नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फैलाव होगा इसका, क्योंकि सारे कर्मचारी नीचे की तरफ होते हैं। ऊपर आते 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 बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं। इसका मतलब सत्ता में, सत्ता जो उच्च स्तर पर होती है, ध्यान से समझिए इसको, सत्ता उच्च स्तर पर संख्या के हिसाब से तो होती है कम, और पावर के हिसाब से होती है व्यापक। नीचे के स्तर पर संख्या के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होती है, और पावर के हिसाब से संकीर्ण होती है। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि पावर इनके पास में पावर ज्यादा है और संख्या इनकी कम है। नीचे पावर है वो कम है और संख्या वो ज्यादा है। ये तीन विशेषता सत्ता की आपको दिमाग में रखनी है। तो मैं लिख देता हूं इसको। तो नंबर 1 पहला पॉइंट, सत्ता संगठन में, सत्ता का संगठन में, अब ये सत्ता का संगठन में प्रत्यायोजन ऊपर से नीचे, अभी आप पे डिपेंड है कि आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करते हैं। चाहे तो पॉइंट्स में लिख दें, चाहे तो डायग्राम बना दें, चाहे तो कोई और क्रिएटिव आपके माइंड में आता तो ऐसा कर सकते हैं। तो सत्ता का संगठन में प्रत्यायोजन, बताओ किधर से किधर होगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि सत्ता जो अधीनस्थ हैं,
सत्ता कोमा अधीनस्थों को कार्य सौंपना तथा उनसे पालन करवाना। तीसरा, सत्ता ऊपरी स्तर पर विस्तृत तथा निचले स्तर पर संकीर्ण होती है। कुल मिला के ये हो गई सत्ता की विशेषता। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा तो आप शायद मेरे हिसाब से कर देंगे। तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा सत्ता के स्रोत, सत्ता के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट लेंगे सत्ता के स्रोत। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से एक मैराथन क्लास लेंगे इंग्लिश मीडियम की। मैं बाइलिंगुअल में थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ। हिंदी में तो आपको प्योर हिंदी में पढ़ा दिया जाए, इंग्लिश में तो फिर प्योर इंग्लिश में। पर वो बच्चे कहते हैं सर प्योर इंग्लिश तो मैं समझ में भी नहीं आती है, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा इंग्लिश लेंगे। मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में और मैं कुछ बातें हिंदी में बता दूंगा, पर वो अलग से मैराथन क्लास ले लेंगे ताकि हिंदी वाले तो बहुत शांति से अपना जीवन जी ले। अब सत्ता के जो स्रोत हैं वो तीन स्रोत, सत्ता के तीन क्या, वैसे तो बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं पर बेसिकली सत्ता के तीन सोर्स अपन बांट सकते हैं। कानून हो सकता है, परंपरा हो सकती है, या प्रत्यायोजन हो सकता है। अच्छा, आपके पास ब्रिटेन की महारानी के पास में सत्ता है, वो कहां से मिली है? परंपरा से मिली है। या फिर आपके गांव में एक पंचायत है जिसमें बहुत सीनियर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके पास में अथॉरिटी है कि कोई निर्णय ले सकते हैं, वो सारे गांव पे बाइंडिंग होता, मानना पड़ता है। वो परंपरा है, प्रथा है, कस्टम्स, रीति रिवाज से मिलता है। एक पावर है जो एसडीएम साहब के पास में, तहसीलदार साहब के पास में है, जो कि कलेक्टर साहब ने प्रत्यायोजित किया उनको। एक स्रोत हो सकता है कि कानून हो सकता है या फिर संविधान हो सकता है, वो भी सत्ता का एक स्रोत है। तो आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि सत्ता के स्रोत लिखिए, तो बिल्कुल मतलब सोचना ही नहीं पड़े, पेन चलना शुरू हो जाए कि पहला कानून है, दूसरा परंपरा, तीसरा प्रत्यायोजन है, हो गया काम पूरा, और आगे बढ़ जाएं। मजा तब है। तो सत्ता के स्रोत पूछे तो आपको तीन स्रोत यहां पे मेंशन करके आने। सबसे बड़ा भारत में क्या? कानून। संविधान। न्यायिक निर्णय। एक तो ये हो सकता है, दूसरा परंपराएं, परंपरा। और तीसरा, तीसरा कानून का क्या स्रोत हो सकता है? प्रत्यायोजन। बस, या तो सत्ता आपको मिल जाएगी, कानून आपको सत्ता दे दे। जैसे भारत में हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में कोई एक सरकार सत्ता में आती है, तो लो हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पावर प्रोवाइड करता है तो संविधान हो गया, या फिर न्यायिक निर्णय हो गए। परंपराएं हो सकती हैं, परंपराओं से आपको मैंने बता दिया कि परंपराएं सत्ता का स्रोत हो सकती है। परंपराएं बहुत सारी सत्ता के मतलब सत्ता प्रदान करती हैं। और अगला प्रत्यायोजन, उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो पावर दिया जाता है, जो सत्ता दी जाती है, अथॉरिटी जो दी जाती है,
उसका जो स्रोत हो गया वो प्रत्यायोजन हो गया। तो ये हो गए सत्ता के स्रोत। अब मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार अंतिम यहां से लेंगे कि साहब मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 प्रकार से बताया है। उन्होंने कहा है कि परंपरा होती है, एक करिश्मा होती है, एक वेद या तार्किकता होती है, वो PKT। तो अगर शक्ति का पूछे तो भी PKT और सत्ता का पूछे तो भी PKT। अंतिम लेंगे अपने यहाँ पे अंतिम बिंदु सत्ता के प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार। हालांकि अमिता एजिनियो ने भी बताए हैं, सत्ता के अन्य प्रकार भी बताए जाते हैं, पर कुल मिला के आपको एक पॉइंट याद रखना परीक्षा के लिए कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए। तो हेडिंग लगानी है सत्ता के प्रकार। किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर। तो PKT याद है, परंपरा, करिश्मा और तार्किकता। तो बस 3 ही प्रकार जो मैंने आपको कल समझा दिए थे। नंबर 1 परंपरा, दूसरा करिश्मा, तीसरा तार्किकता। परंपरा, करिश्मा और तार्किकता ये किसके प्रकार हैं? सत्ता के प्रकार है। ये आपको बात समझ लेनी चाहिए। इसके बाद मेरे हिसाब से सत्ता व शक्ति में अंतर है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये अंतिम होने के बाद में सत्ता पूरी होगी, फिर वेदता पे आ जाएंगे। वेदता बहुत छोटा सा, एक क्लास में वेदता और प्रत्यायोजन दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी अंतिम जो अपना वो बचा है शक्ति व सत्ता में अंतर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के अगली हेडिंग लगाएंगे शक्ति व सत्ता में अंतर क्या है। शक्ति व सत्ता में अंतर। शक्ति है ये क्षमता है, शक्ति कैपेसिटी है, जबकि सत्ता है ये बहुत सारे अधिकारों का एक समूह है। तो पावर तो क्षमता है, जबकि सत्ता क्या है? आपको समझ में तो आ गया कि शक्ति और सत्ता। सत्ता के पास में एक पेन की ताकत, अधिकारों का योग, आपके पास में अधिकार है, जबकि शक्ति आपकी एक कैपेसिटी है। आपको पता है कि शक्ति फिजिकली भौतिक भौतिक तत्व है एक, जबकि जो सत्ता है ये एक वैधानिक तत्व है, ये लेजिटिमेसी है इसमें। शक्ति है वो एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, जबकि सत्ता तो डूअर है, कर्ता की भूमिका में रहता है। शक्ति हमेशा व्यक्तिगत होती है, जबकि सत्ता हमेशा संगठनात्मक होती है। शक्ति में मूल्यों का कोई रोल नहीं होता है, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। शक्ति का कभी प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता तो प्रत्यायोजित हो सकती है। इतना अगर पॉइंट आपने लिख लिया तो आपका काम चल गया। तो प्रश्न पूछा जाएगा शक्ति व सत्ता में अंतर। तो जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आए अभी से आप गांठ बांध लीजिए, बीच में लाइन खींचनी है, एक साइड शक्ति एक साइड सत्ता, फिर आपका उत्तर लिख के आना है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि शक्ति व सत्ता में अंतर बताइए, ये आपका कॉपी होगी, इसमें बीच में आप लाइन खींच दीजिए, एक साइड में लिखिए शक्ति, एक साइड में लिखिए सत्ता। हालांकि एक अच्छा तरीका तो ये है कि यहाँ पे अंतर वाले बिंदु भी आपको लिखने हैं, यहाँ पे अंतर वाले बिंदु। तो अब आपको 8 लाइन की जगह मिलेगी शक्ति व सत्ता में अंतर की। 15 शब्द में पूछ सकता है और फिर 50 शब्दों में, इससे बड़ा तो नहीं पूछा जाएगा। अब आपको जो जगह मिले वो आपको पहले लिखना क्षमता, इधर क्षमता, नंबर 1 पॉइंट क्षमता।
तो शक्ति मूलतः क्षमता है। शक्ति क्या है? क्षमता, कैपेसिटी, जिसको आप अक्षमता बोलते हैं। अक्षमता तो कैसे होगा? क्षमता ही होगा। और सत्ता अधिकारों का योग है। सत्ता अधिकारों का योग है। एक बात तो हो गई है। दूसरा कि जो शक्ति है भौतिक तत्व है, तो भौतिकता, भौतिक, दूसरा लिखेंगे भौतिक। तो शक्ति एक भौतिक तत्व है। जबकि सत्ता भौतिक नहीं है, सत्ता एक वैधानिक पक्ष है। सत्ता तो वैधानिकता से जुड़ी हुई है, कानून से जुड़ी हुई है। तो सत्ता वैधानिक। तीसरी बात यह है कि जो सत्ता शक्ति है ये साधन के रूप में होती है, तो ये साधन है एक। तीसरा साधन, एक साधन के रूप में। जबकि सत्ता कर्ता के रूप में। चौथा यहां पे व्यक्तिगत लिख सकते हैं। शक्ति व्यक्तिगत होती है, जबकि सत्ता जो है वो संस्थागत होती है। प्रत्यायोजन, शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता है, शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है। सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। इधर वाले में छोटे छोटे पॉइंट, इधर वाले में फिर इसके डिटेल पॉइंट। इसके बाद में कि वैल्यूज के हिसाब से देखे जाए, मूल्य तो शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है और वो मूल्य सापेक्ष होती है। तो यहाँ पे छठा पॉइंट है मूल्य। शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, मूल्य निरपेक्ष, वैल्यू फ्री होती है। मूल्य निरपेक्ष, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष। ये मेरे हिसाब से पॉइंट अगर आपने परीक्षा में लिखा तो फिर काम आपका चल गया। ये हो गया आपका शक्ति व सत्ता। लगभग 1 घंटे क्लास हो गई। अगली क्लास में वैधता, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन तीनों मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। शुरू के 1-2 यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, आगे यूनिट एक एक क्लास में हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक से अपन पेपर 3 के छोटे वाले सेगमेंट, जिसमें अपन बिहेवियर वाला ले लेंगे, वो मैराथन में करवा दूंगा आपको मैं। 2 मैराथन लेके बिहेवियर पूरा हो जाएगा। 2-3 मैराथन में अपन स्पोर्ट्स योगा कर लेंगे। 2-3 मैराथन लेके अपन लो वाला सेक्शन कर लेंगे। फिर पेपर 2 पे आएंगे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले टेक्नोलॉजी अपन शुरुआत करेंगे, फिर बॉटनी पढ़ेंगे, फिर जूलॉजी पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। साथ ही उसमें एथिक्स भी शुरू कर देंगे। अब मैं अकेला रह गया मुझे, और दूसरी असल बात तो ये कि मैं खुद चीजों पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, इसलिए सारा करवाना तो पड़ेगा, पर अब थोड़ा समय का अभाव है। हो सकता है कि एक जूनियर अकाउंटेंट का अलग से वो RSR, GF एंड आर बिजनेस उनकी क्लासेस चल रही है, तो वो और अलग से होता है। कोशिश करते हैं पर, है ना, आपको बढ़िया से करवा देंगे। मेन से पहले मैं सारा करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। आपको तो बस यही करना है, इसकी आंसर राइटिंग करनी है, वो जो नंबर दिए उस पर आपको भेजते रहना है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बाय। और क्वेश्चन लिखिए, अभ्यास कीजिए, छोटी छोटी चिट बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उन्हीं को बार बार आपको अभ्यास करना है।
बहुत खास अभ्यास करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने पॉइंट्स याद कर लिए, जो पॉइंट अपने डिस्कस किए, अगर वो आपके याद है दिमाग में, आपने अच्छे से उनको प्रिपेयर कर रखा है, तो फिर कहीं दिक्कत आपके आने वाली नहीं है, क्योंकि यही पॉइंट आपको परीक्षा में लिख के आने हैं। अब वो आंसर राइटिंग का अभ्यास अच्छी बात है, पर हाँ, ये पॉइंट अगर आपके सारे याद है तो फिर कोई खास आंसर राइटिंग का भी इतना नहीं, फिर तो आप चौथे पेपर पे ध्यान दे लीजिए। ये मैं आपको करवा ही रहा हूँ सारा सारा मिला के। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।